लेखकाने त्याला विचारलं की खरोखर तू इतका उत्कृष्ट कसं वाजवू शकतो किंवा शकला. तेव्हा शिरीषने सांगायला सुरुवात केली, ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी आणि चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. मला धक्काच बसला. वारले मतलब उनका इंतकाल हुआ, मतलब वो ऑफ हो गए. मतलब जिस दिन मैंने आपके पास फीस और एक चिट्ठी भेजी थी उसी रात में मेरे पिताजी ऑफ हो गए. मला धक्का बसला मतलब मुझे बहुत बुरा लगा. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर आता कशाला शिका, म्हणून मी व्हायोलिनला हात लावायचा नाही असं ठरवलं. नाना ने मेरे साथ बहुत प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत मुझे हेल्प की संगीत सीखने के लिए, और वही अभी इस दुनिया में नहीं रहे तो ये वायलिन क्यों बजाने का, इसलिए मैंने उस वायलिन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा ऐसे डिसाईड किया. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल आणि नसेलही, माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते. पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला आणि त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. उसने क्या कहा कि आपको मालूम नहीं, मेरे पिताजी उत्कृष्ट गवई थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, गायक थे. पण एकदा त्यांना अपघात झाला, एक्सीडेंट हो गया था. उसके बाद वो पूरे बहिरे मतलब कुछ भी सुन नहीं पाते थे. त्यांना काही ऐकू येत नसे. ओठाच्या हालचालीवरून त्यांना काही काही शब्द समजत असत. मतलब लिप्स जब हिलते हैं तभी उनको थोड़ा सा वैसे पता चलता था. वैसे तो सुनने में उनको कुछ भी नहीं आता था. बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीत संगीत सेवा अंतरली याचा नानांना धक्का बसला. मतलब सुन नहीं सकते थे और उनको म्यूज़िक बहुत शौक था और ये सुन नहीं सके, इसलिए उनको बहुत धक्का, मतलब उनको बहुत उनने मन पे उन पे चोट लगी थी कि उनको बहुत बुरा लगा था कि वो संगीत नहीं सुन पाएंगे. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केली. उन्होंने क्या किया, फिर अभी मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरा बेटा शिरीष तो कुछ तो करेगा. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते. म्हणूनच रोज माझ्याबरोबर ते इथे येत. पण त्यांना काहीच ऐकू येत नव्हते आणि मला त्याचा वारंवार खेद व्हायचा. म्हणून मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काहीच ऐकू शकत नाहीत. या विचाराने मी नानांसमोर मला मोकळेपणा वाटत नव्हता. मैं आपके पास मेरे नाना जी के साथ रोज आता था, फिर भी लेखक को वो क्या बोल रहा है कि मेरे पिताजी कुछ भी सुन नहीं सकते थे. और यही मुझे बहुत दुख होता था कि जिनको गायकी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, और वही मेरे सुर वो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था. आणि म्हणूनच ते काय सांगतात की मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. मतलब मैं बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा बजाने आता है वायलिन, लेकिन मेरे नाना सुन ही नहीं पा रहे, तो उसमें वो संगीत बजाने में मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था. आगे देखेंगे. ज्या दिवशी नाना गेले त्या दिवशीच मी ठरवले की संगीत बंद. पण दुसऱ्या क्षणी मी मनात विचार केला की माझे नाना तेव्हा वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता मात्र माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत. या विचारशी लोकांच्या निंदेकडे न देता मी त्याच दिवसापासून वायलिन वाजवायला सुरुवात केली. देखो उसने क्या कहा, पिताजी का तो इंतकाल हुआ ही है, निधन हुआ ही है. उनको संगीत का बहुत शौक था और उसी दिन मैंने डिसाइड क्या किया था, संगीत बंद, मैं कुछ संगीत सीखने वाला नहीं ना बजाने वाला हूँ. लेकिन फिर वही टाइम में उनके दिमाग में एक और विचार आया, शिरीष के दिमाग में, कि मेरे नाना थे तभी सुन नहीं पाते थे, पर अभी वो नहीं है, फिर भी मेरे बाजू में बैठ के संगीत सुनेंगे. ऐसा में मतलब ऐसे उसके मन में हुआ कि अगर मेरे पिताजी, अभी उसका इंतकाल हुआ ही है लेकिन अभी वो नहीं है, फिर भी मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे बाजू में बैठ के
वो संगीत संगीत सुन रहे हैं, सॉरी, संगीत सुन रहे हैं. मैं जो बजा रहा हूँ वो पक्का सुनेंगे, बसून नक्की ऐकत आहेत असं मी विचार केला. ये विचारसरशी लोकांच्या निंदेकडे, लोग क्या बोलेंगे कि पिताजी अभी अभी ऑफ हो गए और ये लड़का संगीत बजा रहा है, गिटार वायलिन बजा रहा है. लेकिन लोगों की निंदा, मतलब लोकांच्या निंदेची पर्वा न करता मी काय केलं, 24 तास एकच उद्योग एकच ध्यास, रात्रंदिवस दिन रात मेहनत करके मैंने क्या किया, वायलिन बजाया. मी सराव करू लागलो, मैंने बहुत प्रॅक्टिस की. म्हणजे मला भासवायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहे. तो उसको ऐसा लगा कि सही में आगे वाला संगीत मेरे पिताजी मुझे सिखा रहे हैं. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे. तंबोराच्या तारांवरून त्यांचीच बोटं फिरत आहेत. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून नानांची मूर्ती डोळ्यासमोर आली तेव्हा ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे. देखो, एक लेसन का नाम है. जो पूरी स्टोरी सुनने के बाद इस लेसन का नाम इसमें आया है. अभी उसने क्या किया, पिताजी के मरने के बाद उसने बहुत प्रैक्टिस की और उसे ऐसा लगा कि हर टाइम में मुझे नाना हेल्प कर रहे हैं, संगीत सीखने में मेरे साथ मेरे नाना है. और आज जो प्रोग्राम शुरू में जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है वो देख, तो वही पढ़ के तुम लोग को पता चलेगा की सुरुवातीला जो प्रोग्राम आला, मला समोर बसलो तेव्हा एवढे प्रेक्षक होते मेरे सामने, बहुत सारे लोग देख के मैं बिल्कुल डरा नहीं. मैंने आंखें बंद की और मैंने पिताजी का ध्यान किया. तभी क्या, पिताजी मेरे सामने आए और क्या बोले, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, वाजव बेटा वाजव, मतलब वायलिन बजाओ, मी ऐकतो है, मैं सुन रहा हूँ. ऐसा उसको पिताजी ने सामने आके कहा. मला जोर चढला. माझ्या डोळ्यासमोर प्रेक्षक नव्हते, थिएटर नव्हते, कुणी नव्हते, फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. क्या बोला उसने कि सब बैठे थे लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी. क्यों? क्योंकि मुझे एक ही दिख रहे थे, मेरे पिताजी, जो मेरा संगीत सुन रहे थे. थिएटर नाही, प्रेक्षक नाही, कोणी नव्हते. मेरे बाजू में खाली मेरे पिताजी थे. ते मी आणि सूर, मतलब संगीत, म्युझिक, मैं और नाना. म्युझिक, मैं और नाना, हेच माझ्यात होता. मला तेच दिसत होतं. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. ये सब शिरीष बोल रहा था और ये सब बोलने के बाद चुप बैठा एकदम. और लेखक काय सांगतात की मी ये सब मैं शिरीष का सुन रहा था. मी पण काय झालो, शांत. मी पण काहीच बोलू शकत नव्हतो. हे फक्त ऐकून लेखकसुद्धा शांत बसले. जो छोटे छोटे पैराग्राफ में ये लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया है. टेक्स्ट बुक में अगर वीडियो में पेजेस क्लियर नहीं दिख रहे तो टेक्स्ट बुक खोल के ये वीडियो सुनो, क्योंकि हर एक पैराग्राफ का मैंने एक्सप्लेनेशन सही से की हूँ. और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. यहाँ लेसन ख़त्म हो गया. थैंक यू.